भी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं, वो ये है कि कल कुछ बच्चों के कमेंट्स में जानकारी मिली थी कि वो लोग नोट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप एक बार अच्छे से समझे, रजिस्टर कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, पॉइंट्स लिखते चले। फिर जैसे वीडियो पूरा अपलोड हो जाता है उसके बाद में आप आराम से वीडियो को रोक रोक करके, बीच में रुक करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को समय देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन फिर भी यदि आपका छूट जाता है तो आप वीडियो को वापस थोड़ी देर बाद में पूर्ण रूप से अपलोड हो जाता है, तब आप आराम से उसको बार बार देख करके अपनी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये बताना दोस्तों मुझे कि कल की परसों की क्लास में जो 2 दिन पार्ट थर्ड था हमारा, पार्ट सेकंड, उसके अंदर दोस्तों गुहिल वंश, गुहिल की जो माता है वो पुष्पावती ही है। मैंने कहानी में भी आप लोगों को दोस्तों पुष्पावती ही बताया है और आगे भी आप लोगों को पुष्पावती का ही जिक्र किया है। वो सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक से आपको कमलावती नजर आया है, लेकिन 1 सेकंड बाद में वो पुष्पावती ही नजर आएगा। तो आप पूरा वीडियो देखे साथियों, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब अपन आगे चर्चा करते हैं रावल जत्र सिंह के बारे में। कल तक अपन ने क्या अध्ययन किया था? कल अपन ने देखा था कि किस तरीके से मेवाड़ वंश जो है 2 शाखाओं के अंदर बढ़ जाता है, रावल शाखा और राणा शाखा के अंदर। और अभी हम कौन सी शाखा का अध्ययन कर रहे हैं साथियों? रावल शाखा। रावल शाखा के अंदर अपन ने देखा कि क्षेम सिंह ने ही रावल शाखा का प्रारंभ किया था और क्षेम सिंह जी के पुत्र सामंत सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। और सामंत सिंह के बाद में अपन आगे चलते हैं, कुमार सिंह ने मेवाड़ को कीर्तिपाल चौहान से वापस हासिल कर लिया है, मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है और अब कुमार सिंह जी के पुत्र रावल जत्र सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन देखते हैं मेवाड़ के भावी शासक रावल जत्र सिंह जी ने अपने जीवन काल के अंदर क्या किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन जत्र सिंह जी का शासनकाल देखते हैं। तो रावल जत्र सिंह जी का शासनकाल देखते हैं, तो इनका जो शासनकाल बताया जाता है दोस्तों, वो ये है 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। जितने भी इतिहासकार है दोस्तों वो ये बताते हैं कि 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक रावल जत्र सिंह का शासनकाल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें इतिहासकारों का एक छोटा सा मत है। वो क्या मत है दोस्तों? वो ये मत है कि इसमें इतिहासकार कहते हैं, जितने भी इतिहासकार है वो सब ये बताते हैं कि रावल जत्र सिंह का जो शासनकाल प्रारंभ हुआ है उसमें कोई मत नहीं है। प्रारंभ हुआ है वह तो क्या है 1213 की है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि शासनकाल, इनका जो शासनकाल है जत्र सिंह जी का, वह शासनकाल आपके 1213 से लेकर 1252 ईस्वी तक। वो ये शासनकाल क्या बताते हैं दोस्तों? वो ये बताते हैं कि इनका शासनकाल 1213 से लेकर 1252 ईस्वी तक है और इसी के साथ कुछ इतिहासकार 1253 भी बताते हैं। तो दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के अंदर दोनों चीजें साथ में उपस्थित नहीं होगी। या तो जत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 उपस्थित होगा या 1252 या 1253 ही उपस्थित होगा। लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास में सवाल ये उपस्थित हो जाता है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रावल जत्र सिंह का शासनकाल क्या है, तो 1213 से 1252 ईस्वी है। ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। तो साथियों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बता रहे हैं? 1252 ईस्वी। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये तो हुआ रावल जत्र सिंह के शासनकाल से संबंधित मत। अब दोस्तों रावल जत्र सिंह जैसे ही शासक बनते हैं तो शासक बनते ही इन्होंने क्या किया? रावल जत्र सिंह जैसे शासक बने तो अपने शासनकाल को देखा, उन्होंने परखा
तो सबसे पहले रावल चित्र सिंह ने अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने की सोची। भाई अपन जब भी शासक बनते हैं या अपन जब भी बड़े होते हैं तो पीछे जो घटनाएं घटित होती है उनको जोड़कर सोचते सीख लेते हैं अपन। तो रावल चित्र सिंह भी प्रतापी शासक थे, शक्तिशाली थे, तो इन्होंने सोचा कि यार सबसे पहले मुझे अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेना चाहिए। तो शासक जयद्रथ सिंह जी ने अपने पूर्वजों का बदला लेने की सोची। पूर्वजों के अपमान का पूर्वजों के अपमान का बदला लिया। सर्वप्रथम शासक बनते ही अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लिया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये पहला फैक्ट देख रहे हैं अपन, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैडम जी पूर्वजों के अपमान का बदला कैसे लिया। तो देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर कॉपी के पन्ने पलट कर देखो, कॉपी के पन्ने पलटो आप और उसमें देखो कि मैंने आपको जब सामंत सिंह जी पढ़ाए हैं तब उसके अंदर कीर्तिपाल चौहान ने, जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने, जो कि नाडोल के अलन के पुत्र हैं, उन्होंने सामंत सिंह को पराजित करके मेवाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, जिसको किसने हासिल किया है? कुमार सिंह जी ने, जयद्रथ सिंह के पिताजी ने। तो ये बात जयद्रथ सिंह को बुरी लगेगी? नहीं लगेगी कि यार मेरे दादाजी से मेवाड़ का राजवंश छीन लिया था, क्योंकि उस समय थोड़ी सी शक्ति की कमी थी। तो जयद्रथ सिंह ने सोचा कि अब मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा। तो किस तरीके से लिया जयद्रथ सिंह जी ने अपने अपमान का बदला? तो दोस्तों उस समय नाडोल के अंदर, नाडोल में उदय सिंह चौहान शासक, नाडोल में उदय सिंह चौहान जो है, उदय सिंह चौहान नाडोल में क्या है उस समय शासक। तो नाडोल के उदय सिंह चौहान के ऊपर अपने मेवाड़ के रावल जयद्रथ सिंह जी, मेवाड़ के रावल जयद्रथ सिंह जी क्या करते हैं दोस्तों? मेवाड़ के रावल जयद्रथ सिंह जी आक्रमण कर देते। मेवाड़ में कौन है हमारे पास में? रावल जयद्रथ सिंह। मेवाड़ के रावल जयद्रथ सिंह जी अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए कहाँ जा रहे हैं? नाडोल के उदय सिंह चौहान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण करने के लिए चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है साथियों कि जैसे ये आक्रमण करने के लिए सेना के साथ में नाडोल पर चढ़ाई करते हैं और उदय सिंह चौहान को जैसे ये सूचना मिलती है कि मेवाड़ के शासक रावल जयद्रथ सिंह जी मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उदय सिंह जी चौहान युद्ध नहीं करना चाहते। उदय सिंह जी चौहान ने सोचा कि यार मैं तो हार जाऊंगा, तो उदय सिंह जी चौहान ने इस प्रस्ताव से, आक्रमण करने के प्रस्ताव को रोकने के लिए एक संधि प्रस्ताव भेजा। किसके पास में? मेवाड़ के शासक रावल जयद्रथ सिंह जी को संधि प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? संधि प्रस्ताव भेजा। संधि करने का निर्णय ले लिया और संधि प्रस्ताव भेजा। और संधि के दरमियान उदय सिंह जी ने क्या किया दोस्तों? तो इस संधि के दरमियान उदय सिंह जी ने क्या किया? उदय सिंह चौहान की एक बेटी थी, उदय सिंह चौहान की क्या थी? एक पुत्री थी उदय सिंह जी चौहान की। और इनकी पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? इनकी पुत्री का नाम था रूपा देवी और चर्चित देवी। इनकी पुत्री रूपा देवी और चर्चित देवी, ये इनकी पुत्री है। तो ये रूपा देवी और इनकी पुत्री जो चर्चित देवी है, इनका विवाह है मेवाड़ के शासक रावल जयद्रथ सिंह जी के पुत्र है, रावल जयद्रथ सिंह जी के पुत्र है। और इनका नाम क्या है? पुत्र का नाम रावल तेज सिंह, जो कि आने वाले समय के मेवाड़ के भावी शासक रावल तेज सिंह।
तो उदय सिंह जी चौहान ने अपनी पुत्री रूपा देवी और जिसका नाम चचिक देवी भी है, उनका विवाह किसके साथ कर दिया? मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह जी के पुत्र तेज सिंह के साथ में विवाह कर दिया। और आप जानते हो साथियों, यदि विवाह हो जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिससे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर जेत्र सिंह जी युद्ध करना चाहे तो तेज सिंह जी करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। तो दोस्तों इस संधि प्रस्ताव से मेवाड़ के और चौहान वंश के, मेवाड़ वंश के और नाडोल के चौहानों के मध्य जो बैर था दोस्तों, वो समाप्त हो जाता है और मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। मेवाड़ के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। इस संधि से मेवाड़ के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो पहला फैक्ट तो दोस्तों समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने की सोची थी, लेकिन ये संधि प्रस्ताव के माध्यम से मेवाड़ के और नाडोल के चौहान वंश के और मेवाड़ के जो रावल वंश है, इन दोनों के मध्य संबंध अच्छे हो जाते हैं, सुनहरे हो जाते हैं। ठीक है साथियों, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब दूसरा फैक्ट देखते हैं। ये तो हुआ आपके पहला फैक्ट। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा फैक्ट क्या है रावल जेत्र सिंह जी के जीवन के बारे में। तो दूसरा फैक्ट ये है रावल जेत्र सिंह जी के बारे में कि एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है G.H. ओझा। इनके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी आपसे। G.H. ओझा जी हैं, जिनका पूरा नाम गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। तो ये जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं G.H. ओझा जी, इनकी भी एक प्रमुख बात कही इन्होंने। G.H. ओझा जी इतिहासकार है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है रावल जेत्र सिंह के बारे में। रावल जेत्र सिंह के बारे में इतिहासकार ने एक बात कही है और उस बात से साबित होता है कि रावल जेत्र सिंह बहुत ही प्रतापी और बलवान शासक थे। कैसे कही दोस्तों ये बात इन्होंने? तो G.H. ओझा जी का एक कथन है। G.H. ओझा जी का कथन क्या है दोस्तों, अच्छे से देखना। इतिहासकार G.H. ओझा जी कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, G.H. ओझा जी क्या कह रहे हैं? G.H. ओझा जी कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय मेवाड़ में सबसे प्रतापी व बलवान शासक, सबसे प्रतापी व बलवान शासक रावल जेत्र सिंह हुए। रावल जेत्र सिंह रहे। रावल जेत्र सिंह रहे। इस बात को बड़े अच्छे से सुनना, गौर करना, इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो G.H. ओझा जी क्या कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी के अंदर, तो गुलाम वंश के समय 1206 ईस्वी में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो पूरे गुलाम वंश के समय में मेवाड़ के अंदर जो सबसे प्रतापी और बलवान शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं दोस्तों? रावल जेत्र सिंह रहे। ये बात कौन कह रहे हैं? G.H. ओझा जी कह रहे हैं। तो दोस्तों ये भी आपके पास में सवाल उपस्थित हो सकता है कि राजस्थान की किस इतिहासकार ने रावल जेत्र सिंह को गुलाम वंश के समय काल का सबसे प्रतापी शासक बताया है? तो आपको बताना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों कहा है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ये फैक्ट भी तो। आइए अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा। G.H. ओझा जी ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों?
ने ऐसा इसलिए कहा है, इसके पीछे ये कारण है कहने का, जीएच ओझा जी ने ये बात इसलिए कही है साथियों कि जब रावल जैत्र सिंह मेवाड़ में शासक थे, रावल जैत्र सिंह जब मेवाड़ के शासक थे, रावल जैत्र सिंह मेवाड़ के शासक थे, रावल जैत्र सिंह जब मेवाड़ के शासक हैं, इनका समय काल क्या है दोस्तों? 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक इनका शासनकाल। इनका है रावल जैत्र सिंह जी का। देखना अच्छे से, सुनना अच्छे से, पहले नोट करना इतना जरूरी नहीं है, पहले आराम से कॉपी पेन रखो, देखो, सुनो और समझो। तो रावल जैत्र सिंह जी जिस समय मेवाड़ के शासक है, उस समय दिल्ली सल्तनत में एक शासक है जिनका नाम है इल्तुतमिश। अभी इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1210 से लेकर 1236 ईस्वी। तो दोस्तों इल्तुतमिश और रावल जैत्र सिंह का शासनकाल कुछ साल समकालीन पड़ रहे, नहीं पड़ रहे भाई? 1213 और 1210, तो 3 साल बाद में रावल जैत्र सिंह के और इल्तुतमिश के मध्य का समय समकालीन नहीं है, है? देख रहे हो आप लोग आपके सामने। तो दोस्तों रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो समकालीन पड़ रहा है, और इल्तुतमिश जो है वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है। किस नीति को अपनाता है? साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है। साम्राज्यवादी नीति को अपनाता है। इस नीति को अपनाता है, साम्राज्यवादी मतलब अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। और इन दोनों का समय क्या पड़ रहा है दोस्तों? समकालीन पड़ रहा है। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक है। इल्तुतमिश किसके शासक है? गुलाम वंश के। दोस्तों गुलाम वंश कौन सा वंश था, इसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छी। पहले एक बार इधर देखो, सुनो और समझो। तो रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश दोनों समकालीन पड़ रहे हैं, और इल्तुतमिश जो है वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हैं। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश क्या करते हैं? इल्तुतमिश इस रावल जैत्र सिंह को परेशान करने के लिए नागदा व मेवाड़, नागदा व आहट दोनों ही क्षेत्र मेवाड़ के हैं। नागदा मेवाड़ की राजधानी है और आहट भी राजधानी है। आहट को भी अपनी राजधानी किसने बनाया? अल्लट ने बनाया। तो नागदा व आहट दोनों पर बार बार आक्रमण करते हैं। कौन कर रहे हैं? इल्तुतमिश बार बार आक्रमण करता है। अब इल्तुतमिश बार बार आक्रमण करता है, इससे नागदा और आहट क्या हो जाते हैं साहब? पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या क्या? नागदा और आहट दोनों क्या हो जाते हैं साहब? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया है? नागदा और आहट के ऊपर बार बार आक्रमण किया। अब जैत्र सिंह ये चीज देखता है कि इल्तुतमिश बार बार नागदा और आहट के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तब इल्तुतमिश सोचता है कि ये मत समझना, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो रावल जैत्र सिंह जब इल्तुतमिश के इन आक्रमणों को देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने नागदा और आहट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, तब दोस्तों 1227 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश और रावल जैत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ। रावल जैत्र सिंह, एक यहाँ पर मेवाड़ में कौन शासक है दोस्तों? रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह कौन है? मेवाड़ के अंदर। जिनका शासनकाल क्या है? जब भी पढ़े दोस्तों शासनकाल हमेशा साथ लिखे, इससे आपको शासनकाल अच्छे से याद हो जाएगा।
तो रावल जैत्र सिंह है। और दिल्ली के अंदर कौन है दोस्तों? दिल्ली में जो शासक है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आपके पास में है इल्तुतमिश। आप यहाँ पे थर्ड नंबर डाल सकते हैं, फैक्ट आगे चल रहा है। तो यहाँ पर इल्तुतमिश है। कहाँ पर है इल्तुतमिश? दिल्ली के अंदर है, जो कि गुलाम वंश के शासक है। और इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1210 से लेकर 1236। तो दोस्तों रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में एक घमासान युद्ध होता है। यह युद्ध दोस्तों भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? यह युद्ध भूताला का युद्ध कहलाता है। और भूताला कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद। भूताला का संबंध कहाँ से है? राजसमंद। तो दोस्तों ये जो भूताला का युद्ध है, ये कब होता है? 1227 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1227 ईस्वी के अंदर यह युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों ये जो युद्ध हो रहा है 1227 ईस्वी के अंदर, इस युद्ध के अंदर ये जो तारीख है 1227 ईस्वी, इसमें काफी मतभेद। लेकिन इन मतभेदों को देखने से पहले एक बार अच्छे से सुनो मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया कि रावल जैत्र सिंह नागदा और आहड़ के क्षत्रिय शस्त्र होने के कारण रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में एक युद्ध हो रहा है। ये युद्ध भूताला का युद्ध कहला रहा है। और भूताला का संबंध कहाँ से? भूताला कहाँ पर है? राजसमंद। दोस्तों इस युद्ध के अंदर रावल जैत्र सिंह जो है वो क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। रावल जैत्र सिंह क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। और इल्तुतमिश क्या हो जाते हैं दोस्तों? पराजित हो जाते हैं। घमासान युद्ध होता है, दोनों तरफ से तलवारें चलती है, गोलियां चलती है। और इस युद्ध के अंदर जो जैत्र सिंह है वो इल्तुतमिश को पूरी तरीके से पराजित कर देते हैं। अब इल्तुतमिश पराजित हुए हैं और जैत्र सिंह विजय हुए हैं दोस्तों। तो ये विजय होने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती? कौन कहता है कि जैत्र सिंह इस युद्ध में विजय हुए? तो दोस्तों ये जो जानकारी मिलती है विजय सिंह इसमें युद्ध में विजय हुए थे, ये हमें दो प्रमुख शिलालेखों से हमें जानकारी मिलती है। एक तो शिलालेख है दोस्तों चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख, चिरवा का शिलालेख प्लस आबू का शिलालेख। ये दोनों ही शिलालेख आगे आने वाले शासक समर सिंह जी के शासनकाल के अंदर प्राप्त हुए दोस्तों। और भी जानकारी हम शिलालेखों के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे जब हम राजस्थान के प्रमुख शिलालेख पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री में ही, तब हम देखेंगे कि चिरवा का शिलालेख और आबू का शिलालेख हमें और क्या जानकारियां देती है। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि चिरवा के शिलालेख और आबू के शिलालेख दोनों से हमें ये प्रमुख जानकारी मिलती है कि रावल जैत्र सिंह जो है वो इल्तुतमिश के साथ होने वाले इस भूताला के युद्ध में विजयी हुए। ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? चिरवा के लेख और आबू के शिलालेख से। एक बात और मिलती है दोस्तों, एक इतिहासकार है जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी, ये जो जय सिंह सूरी है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हमीर मत मर्दन। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हमीर मत मर्दन। तो दोस्तों इस ग्रंथ से भी हमें एक जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि हाँ, जैत्र सिंह जी और इल्तुतमिश के मध्य जो भूताला का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जैत्र सिंह विजय हुए थे। लेकिन इनकी मदद किसने करी थी? गुजरात के शासक वीर धवल ने इनकी मदद करी थी। ये जानकारी हमें कौन दे रहा है? जय सिंह सूरी का जो ग्रंथ है हमीर मत मर्दन, वो हमें ये जानकारी बता रहा है कि जैत्र सिंह की इस युद्ध में, जैत्र सिंह
जैत्र सिंह जी भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह भूताला के युद्ध में विजय हुए। भूताला के युद्ध में भूताला के युद्ध में विजयी हुए हैं। जैत्र सिंह भूताला के युद्ध में विजयी हुए हैं और विजयी होने के साथ साथ ही इनकी मदद विजयी हुए हैं वह इनका साथ गुजरात के शासक वीर धवल ने दिया है। इनका साथ गुजरात के शासक वीर धवल ने दिया। वीर धवल ने दिया। ये बात हमें किसने बताई दोस्तों? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मत वर्धन ने हमें ये बात बताई है कि इनकी मदद गुजरात के शासक वीर धवल ने करी। तो दोस्तों इस युद्ध के अंदर हमने किसको विजय बताया है? जैत्र सिंह जी को। और जैत्र सिंह जी ने किसको पराजित किया है? गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को पराजित किया है। पहला फैक्ट तो ये था गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का कहने का कारण कि भाई गुलाम वंश के समय मेवाड़ में सबसे प्रतापी शासक कौन है? जी ये मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह जी है। लेकिन दोस्तों क्या एक ही युद्ध में केवल इल्तुतमिश को पराजित करने से हम रावल जैत्र सिंह के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते जी। तो दोस्तों एक युद्ध और होता है गुलाम वंश के साथ। अगला फैक्ट देखें आप लोग। अगला फैक्ट क्या है साथियों? अगला फैक्ट के अंदर देखें रावल जैत्र सिंह का शासनकाल क्या है? वापस बताओ मुझे। 1213 से लेकर 1250 रावल जैत्र सिंह का शासनकाल है। इधर आपके पास में नासिरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन भी लिख सकते हैं आप इनका नाम। गुलाम वंश के शासक है नसीरुद्दीन महमूद। ये जो गुलाम वंश के शासक है नसीरुद्दीन महमूद, इनके मध्य एक युद्ध होता है 1248 ईस्वी के। रावल जैत्र सिंह के अंतिम दिनों में एक युद्ध होता है 1248 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध में भी मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह जी विजयी हो जाते हैं और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण क्यों किया था? इनको क्या प्रॉब्लम हुई? तो साथियों नसीरुद्दीन महमूद ने यह आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के एक भाई थे जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन खिलजी नहीं हुआ, इनके अलग भाई हैं जलालुद्दीन। और ये जलालुद्दीन उस समय कहां पर थे? कन्नौज में थे। तो नसीरुद्दीन महमूद थोड़े से नाराज चल रहे थे जलालुद्दीन से किसी बात को लेकर। तो नसीरुद्दीन महमूद ने जलालुद्दीन को कहा कि भाई तुम मेरे पास में दिल्ली आओ कन्नौज से, ऐसे संदेशा भिजवाया गुस्से के अंदर। तो जलालुद्दीन थोड़ा डर गए थे। तो जलालुद्दीन दिल्ली जाने की बजाय कन्नौज थे और नसीरुद्दीन महमूद ने बुलावा भिजवाया। बुलाया कहाँ बुलाया? दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाया जलालुद्दीन को कि भाई तुम दिल्ली आओ। लेकिन जलालुद्दीन दिल्ली जाने की बजाय कहाँ पहुंच जाते हैं? मेवाड़ में आकर छुप जाते हैं। कहाँ छुप जाते हैं? मेवाड़ में आकर छुप जाते हैं। और नसीरुद्दीन महमूद को जो है मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें नसीरुद्दीन महमूद पराजित हो जाते हैं और हमारे मेवाड़ के शासक रावल जैत्र सिंह जी विजयी हो जाते हैं। सही बात है दोस्तों। तो जब रावल जैत्र सिंह जी विजयी हो जाते हैं साथियों, तो रावल जैत्र सिंह जी के विजयी होने पर दो शासक देखो आप, गुलाम वंश के शासक
इल्तुतमिश, अच्छे से सुनना मेरी बात और देखना समझना, अच्छे से देखो सुनो और समझो, बात में लिख लो, ठीक है। इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया, एक प्रमुख इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है मेवाड़ के शासक के लिए कि भाई दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के समय मेवाड़ में सबसे प्रतापी शासक कौन है, रावल चंद्र सिंह जी है। लेकिन इस बात को कथन को हम प्रूव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम वंश के दो शासक हमारे सामने हैं, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद। दोनों को ही जैद्र सिंह ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसका मतलब जैद्र सिंह जी क्या है, प्रतापी और बलवान शासक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, उस फैक्ट को आप यहाँ पर कहीं पर भी एरो बनाकर लिख सकते हैं कि रावल जैद्र सिंह जी ने जो ये घोटाला का युद्ध लड़ा था दोस्तों 1227 ईस्वी के अंदर, यहाँ नोट लगाकर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये नोट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, एग्जाम की नजर से भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये जो तारीख है ना घोटाला के युद्ध की 1227 ईस्वी, इसमें एक छोटा सा मतभेद है दोस्तों। कुछ इतिहासकार तो हमें ये बताते हैं कि 1227 ईस्वी के में ये घोटाला युद्ध हुआ था, लेकिन हमारे जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि भाई ये जो युद्ध हुआ था ना घोटाला का युद्ध, ये फिक्स नहीं है कि 1227 में ही हुआ था। मैं ये मानता हूँ कि युद्ध हुआ था, लेकिन ये युद्ध गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध 1200, ये जो युद्ध हुआ है गोपीनाथ शर्मा यही कहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है ये 1222 से लेकर 1229 के मध्य हुआ है। गोपीनाथ शर्मा क्या तारीख बता रहे हैं इस युद्ध की कि ये तो 1222 से लेकर 1229 के मध्य हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि ये जो युद्ध हुआ है ये 1227 में हुआ है, और कुछ इतिहासकार दोस्तों कुछ इसको 1226 ईस्वी में बताते हैं। तो आपको तीनों ही तिथियां याद रखनी है, तीनों तिथियां साथ में नहीं पूछी जाएगी आपको, ठीक है। तो हमें एग्जाम की नजर से तीनों ही तिथियां ध्यान रखनी है कि भाई कब घोटाला का युद्ध हुआ था और घोटाला कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। आगे बात समझ में कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों कही। लेकिन दोस्तों आखिर ये गुलाम वंश कौन है, हम छोटी सी चर्चा गुलाम वंश पर भी करेंगे। तो दोस्तों एक बार कॉपी पेन रख दो और आराम से मेरी बात सुनो, देखो और समझो। आखिर ये गुलाम वंश कौन है। गुलाम वंश दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो गुलाम वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे दोस्तों, कहां से आए। तो दोस्तों ये जो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका संबंध तुर्किस्तान से, कहां से है दोस्तों, तुर्किस्तान। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तुर्किस्तान में हुआ था। और दोस्तों उस समय तुर्किस्तान के अंदर एक प्रथा प्रचलित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध तुर्किस्तान से बता रहे हैं अपन, और तुर्किस्तान में जो इनका जन्म हुआ वहां पर उस समय एक प्रथा प्रचलित थी, और वह प्रथा थी दास प्रथा। दोस्तों दास प्रथा क्या होती है कि अपने अधीन कोई बच्चा, बालक, कोई भी व्यक्ति जिसे हम हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं, और समय आने पर प्रॉफिट के लिए हम उसे बेच भी सकते हैं, किसी और को सुपुर्द भी कर सकते हैं। ये प्रथा क्या कहलाती है, एक दास प्रथा की। मैंने इसको खरीद लिया है, ये मेरा दास है, मेरी इच्छा हो जैसे ये दास प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों इसलिए दास प्रथा उस समय तुर्किस्तान में प्रचलित थी, और इसी दास प्रथा के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई व्यक्ति जो है जिनके पास ये था, या इनके जो भी परिवार वाले थे, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को
पैसों की जरूरत थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया जाता है, एक व्यापारी को बेच दिया जाता है, व्यापारी को बेच दिया। अब ये व्यापारी को भी थोड़े समय बाद पैसों की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों व्यापारी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक काजी थे, काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज तुर्की, अब्दुल अजीज तुर्की, इनको बेच दिया। अब ये जो काजी थे ना दोस्तों, ये काजी मस्जिद के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे। तो इनके काजी के जो पुत्र थे, बेटे, वो भी वहां बैठकर पढ़ते थे। तो काजी के बेटों की और कुतुबुद्दीन ऐबक हम उम्र थे दोस्तों। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छे लोग कभी भी दास हो चाहे अपना बेटा हो, उनमें फर्क नहीं करते। तो काजी ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बेटे की तरह रखना प्रारंभ कर दिया। जैसे वो मस्जिद में अपने बेटों को पढ़ाते थे, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अच्छी शिक्षा देते थे, स्वामी भक्ति की शिक्षा देते थे, अपने स्वामी के प्रति हमेशा ईमानदार रहना और प्राण तक न्यौछावर कर देने की शिक्षा देते। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने फखरुद्दीन अब्दुल अजीज तुर्की जी के पास में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद काजी जी की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। काजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब काजी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा सा अकेला पड़ जाता है। और इधर काजी की मृत्यु के बाद में जो काजी के बेटे थे, उनके पास में पैसों की शॉर्टेज आ जाती है। तो वो क्या करते हैं साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अब पिताजी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर अधिकार इनके काजी के बेटों का हो गया। तो बेटों ने लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यक्ति को बेच दिया। क्या कर दिया, बेटों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया, बेटों ने इसे बेच दिया। किसको बेचा दोस्तों, इन्होंने बेचा मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी को बेचा। किसको बेचा, मोहम्मद घोरी। और आप जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद घोरी भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए 1192 ईस्वी के अंदर, 1191 और 92 ईस्वी में तराइन का युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से। जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तब हम इस युद्ध के बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। दावा है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तराइन का मैदान आपको यही दिखा दूंगी। तो उस तराइन के मैदान के अंदर मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो घमासान युद्ध हुआ था, उस दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद घोरी दोस्तों विजय हो गए। और जब मोहम्मद घोरी इस युद्ध में विजय हुए थे, तो मोहम्मद घोरी ने भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के लिए लाहौर में अपना प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, दास था उनका। क्योंकि मोहम्मद घोरी ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जब खरीदा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की काबिलियत को पहचान लिया था कि ये एक ऐसा दास है, एक ऐसा भक्त है जो मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देगा। क्योंकि उसने काजी से शिक्षा ले रखी थी और इसी बात के कारण अपने मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिनिधित्व लाहौर के अंदर किसको बना देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना देता है। और जब 1206 के अंदर मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है, 1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु में भी बड़े से मतभेद है दोस्तों। कोई तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गजनी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दोहे के माध्यम से चंद्रबरदाई ने जो दोहा बोला था, उससे पृथ्वीराज ने सप्तवेदी बाण चलाया था। और दोस्तों कुछ बताते हैं कि 1206 के अंदर मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इंतजार करिए, जब चौहान वंश पढ़ेंगे, जब आपका ये मतभेद भी हम दूर कर देंगे, तब तक आप इधर देखिए। तो मोहम्मद घोरी की जब 1206 के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर
लाहौर में स्वतंत्र गुलाम मंच की स्थापना कर दी। स्वतंत्र गुलाम मंच की, क्योंकि अब इसको लगता है कि अब तो मैं ही शासक बन गया, क्योंकि भाई प्रतिनिधित्व जब वो मर गया, प्रतिनिधित्व इससे बना के गया, तो राजा कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम मंच की स्थापना कर देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में आराम शाह शासक बनते हैं, लेकिन दोस्तों ये नाम के अकॉर्डिंग आराम करने वाले थे, इसलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश जो है ये है इसकी हत्या कर देता है। आराम शाह की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और जब आराम शाह की हत्या कर देता है तो दोस्तों दिल्ली के अंदर गुलाम वंश का शासक कौन बन जाता है? इल्तुतमिश बन जाता है। बाकी की जानकारी दोस्तों आप इंडियन हिस्ट्री में लेंगे, ये गुलाम वंश का शासक बन जाता है। हम इल्तुतमिश को देख रहे थे और गुलाम वंश के ऊपर कितनी गहरी चर्चा कर रहे थे, हमारे मेवाड़ के शासक रावल जैतल सिंह को कंपेयर कर रहे थे। इसलिए दोस्तों गुलाम वंश की छोटी सी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए कि आखिर ये गुलाम वंश कौन था, कहां से शासक बनकर आया था। तो ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। अब आगे चलते दोस्तों, मैंने आपको अभी पहले की क्लास में अपन देख चुके हैं कि रावल जैतल सिंह तक की यहाँ तक की जानकारी हम ले चुके हैं कि किस तरीके से जी.एच. ओझा जी ने इनके बारे में ये सारी जानकारी बताई है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों आपको? दोस्तों रावल जैतल सिंह ने क्या किया कि जब यहाँ से वापस आ जाइए आप रावल जैतल सिंह जी के ऊपर। अब रावल जैतल सिंह के बारे में अपन एक छोटी सी जानकारी और लेंगे। क्या हुआ कि रावल जैतल सिंह ने देखा कि यार नागदा और आहड़ दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए, तो रावल जैतल सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। तो रावल जैतल सिंह ने क्या किया, नागदा लिख सकते हैं आप नोट डाल करके, नागदा पे आहड़ दोनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, दोनों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रावल जैतल सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। चित्तौड़गढ़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई दोस्तों चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी? रावल जैतल सिंह ने। मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई? रावल जैतल सिंह ने। सवाल में एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको अच्छे से। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाई, इस बात को देख करके हमारे एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं दोस्तों, हेडिंग डालो, नोट लिख करके, एग्जाम में पूछा जाता है ये, नोट लिख करके डालो इसको हेडिंग में कि डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं कि रावल जैतल सिंह चित्तौड़गढ़ का, रावल जैतल सिंह चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता शासक है। क्या उपाधि दी इसको? रावल जैतल सिंह चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता शासक है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रथम विजेता शासक किसे कहा गया है? रावल जैतल सिंह को कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता शासक है, ये कथन किसका है साथियों? तो
ये कथन जो है आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। किसका है? डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साथियों कि किस इतिहासकार ने रावल जैत सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता शासक बताया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और भी कुछ बातें कही है दोस्तों रावल जैत सिंह के बारे में। देखो अच्छे से क्या कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जैत सिंह को क्या बताया है? रावल जैत सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक बताया। मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक कहा है, मतलब नई आने वाली शक्ति, नई शक्तियों का उत्पन्न करने वाला कहा है, नव शक्ति का संचारक बताया है। किसे बताया है दोस्तों? नव शक्ति का संचारक बताया है रावल जैत सिंह को। और किसने बताया है दोस्तों नव शक्ति का संचारक? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है। किसको बताया है? रावल जैत सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक बात और कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर रावल जैत सिंह का जो समय काल है, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं कि रावल जैत सिंह का जो समय काल है वह मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत सिंह के शासन काल को जैत सिंह के शासन काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया है। किसने बताया है दोस्तों? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया है। किसने बताया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक विशेष घटना दोस्तों जिनके ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं रावल जैत सिंह से संबंधित, तो वो क्या सवाल है साथियों? आगे देखो आप। रावल जैत सिंह के बारे में एक विशेष चीज और पूछी जाती है जो कि नोट डाल करके लिखे, एग्जाम के अंदर उपस्थित होती है। ये चीज आपके पास में क्या होती है दोस्तों? नोट डाल करके लिखिए कि रावल जैत सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य आहर को चालुक्य वंश से मुक्त करवा कर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आहर को चालुक्यों से मुक्त किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किसने करवाया है? आपके रावल जैत सिंह ने करवाया। अब देखो दोस्तों रावल जैत सिंह ने कितने अच्छे अच्छे काम किए। नागदा को क्षतिग्रस्त होने से बचाया, आहट को बचाया, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया, सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करी। तो दोस्तों जो रावल जैत सिंह है उसको एक प्रसिद्ध शासक के साथ साथ एक बात और कही है कि रावल जैत सिंह को मेवाड़ का 5 आंख वाला शासक कहा है। क्या कहा है? 5 आंख का शासक बताया है इसे। 5 आंख का शासक कहा है। 5 आंख का शासक क्यों कहा है दोस्तों? 5 आंख का शासक इसलिए कहा है क्योंकि रावल जैत
सिंह ने दोस्तों नागदा, नागदा, आहड़, नागदा, आहड़, चित्तौड़ और दो सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा की एक साथ रक्षा करी है, सबकी एक साथ रक्षा करी है और सबको सबको सही और उन्नत बनाने का प्रयास किया है। इसलिए रावल जैत्र सिंह को 5 आंख का शासक कहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको फिर से एक बार लेकर चलती हूँ। यहाँ तक अपन ने अच्छे से देखा दोस्तों। आज की क्लास में एक बार सचिन की निगाहों से देख लो आप लोग कि हमने कहाँ से क्या क्या चीजें अध्ययन करी है साथियों। तो इसको अध्ययन करने के लिए एक बार देखिए आप सब लोग वापस मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया था रावल जैत्र सिंह। आज हम लेकर चले हैं रावल जैत्र सिंह जी के जीवन काल की चर्चा करने के लिए। तो रावल जैत्र सिंह देखो शासक कब रहे हैं, 1213 से 1250 ईस्वी में। और 1250 ईस्वी में मतभेद कौन दे रहे हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दे रहे हैं कि भाई नहीं, ये कब शासक बने हैं, 1252 ईस्वी में। इसके बाद में दोस्तों रावल जैत्र सिंह जैसे ही शासक बने, इन्होंने क्या किया, अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने की सोची। तो पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने नाडौल के उदय सिंह चौहान के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो उदय सिंह चौहान ने संधि प्रस्ताव भेज दिया और अपनी बेटी रूपा देवी और चचित देवी का विवाह किसके साथ कर दिया, तेज सिंह जी के साथ कर दिया। और इस विवाह से मेवाड़ के साथ क्या हो गए, अच्छे संबंध हो गए। एक इतिहासकार है जीएच ओझा जी, इन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंदर सबसे प्रतापी और बलवान शासक कौन है, रावल जैत्र सिंह जी है। तो रावल जैत्र सिंह जी के समकालीन कौन आ रहे हैं दोस्तों, इल्तुतमिश आ रहे हैं। और इल्तुतमिश ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति के कारण नागदा और आड़ पर क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। और इस आक्रमण के अंदर इल्तुतमिश जो है दोस्तों पराजित हो जाते हैं और रावल जैत्र सिंह जो है विजयी हो जाते हैं। इसमें मत भी है दोस्तों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बता रहे हैं, 1222 से 1229 ईस्वी बता रहे हैं। और ये विजय होने की जानकारी हमें जिरवा के लेख और आबू के शिलालेख से मिल रही है। जय सिंह सूर्य के ग्रंथ हमीर मर्दन में भी हमें क्या मिल रहा है कि भाई जैत्र सिंह जी विजयी हुए थे। हमने गुलाम वंश की चर्चा भी करी है दोस्तों, वो भी आपको मैं बता चुकी हूँ। रावल जैत्र सिंह के साथ में नसीरुद्दीन महमूद का भी दूसरी बार युद्ध होता है गुलाम वंश के शासक के साथ में। इसमें भी रावल जैत्र सिंह जी क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। नागदा और आड़ क्षतिग्रस्त होने के कारण कहाँ राजधानी बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं। रावल जैत्र सिंह चित्तौड़ का क्या है, प्रथम विजेता शासक है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा रावल जैत्र सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का क्या बता रहे हैं, संचारक बता रहे हैं। और जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बता रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने देखा अगली क्लास के अंदर रावल जैत्र सिंह के बारे में जानकारी ली हमने। तो रावल जैत्र सिंह के बारे में आगे की जानकारी की 5 आंख का शासक बताया गया है। और रावल जैत्र सिंह का शासनकाल सबसे अच्छा शासनकाल रहा। तो दोस्तों रावल जैत्र सिंह के बाद में हम अध्ययन करेंगे कि रावल जैत्र सिंह के बाद में शासक कौन बनते हैं। रावल जैत्र सिंह के बाद में मेवाड़ के भावी शासक रावल तेज सिंह जी रावल जैत्र सिंह के शासक बनते हैं। तब तक दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास के अंदर लेकर आएंगे रावल तेज सिंह जी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। उसके बाद में हम रावल समर सिंह जी को पढ़ेंगे और समर सिंह जी के बाद में दोस्तों हमारे मेवाड़ की एक मैराथन क्लास होगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को बड़ी लगन और मेहनत करके पूरी करने की कोशिश करिए। दोस्तों ये मत सोचो कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, ये मत सोचो कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जय हिंद।